नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे, जैसे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि क्यों ना हम बिहार पीसीएस से संबंधित कुछ वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करें। तो इसी क्रम में साथियों हमने सोचा कि सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले एक बिहार पीसीएस का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हैं कि बिहार पीसीएस है क्या? बिहार पीसीएस इसको आयोजित परीक्षा को आयोजित कौन कराती है? और बिहार पीसीएस के एग्जाम पैटर्न क्या है? उसके मतलब कि सिलेबस क्या होनी चाहिए और उसके सिलेबस के हिसाब से क्या रणनीति होनी चाहिए जिससे कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। तो हमने साथियों मेरे कुछ दोस्त यार हैं जो बिहार पीसीएस में सिलेक्ट हैं, 68वीं बीपीएससी में कुछ हुए हैं, कुछ 67वीं बीपीएससी में हुए हैं। तो उन सब लोगों से हमने बात किया, हमारी टीम ने, और हमने खुद बात किया और उनसे हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकाले हैं। तो इसी क्रम में साथियों आज हम उसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम आपके समझ प्रस्तुत हुए हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि जो 70वीं बीपीएससी का एग्जाम जो बिहार लोक सेवा आयोग करा रही है, उसकी आखिर में एग्जाम पैटर्न क्या होती है। अगर आप 70वीं बीपीएससी की तैयारी, आप सीरियस कैंडिडेट होंगे, आप अगर 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको ये चीजें, सारी चीजें तो पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको पता होनी ही चाहिए, ये नेसेसरी है। नहीं पता है, आज हम पता कर लेंगे। और अभी भी आप ध्यान देना कि अभी भी 4 तारीख लास्ट डेट है एग्जाम के फॉर्म भरने का। तो अब 4 तारीख लास्ट डेट है, 4 नवंबर। आप आराम से अभी फॉर्म भर सकते हैं, भर लीजिए। और हमको लगता है कि मिड दिसंबर में जाके 13 दिसंबर शायद संभावित डेट है बिहार लोक सेवा आयोग का। उस दिन को शायद बिहार का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो शायद कंडक्ट करा ले लोक सेवा आयोग। तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए अभी हमारे पास 1.5 महीने का समय है। और इस 1.5 महीने में हम एक रणनीति के साथ और एक अच्छे प्रॉपर ढंग से अगर हम तैयारी करेंगे तो हम शायद अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो इसी क्रम में साथियों हम आज ये मतलब सोचे हैं हम लोग कि क्यों ना 70वीं बीपीएससी को क्लासेस शुरू करने से पहले हम इस पे चर्चा कर लें कि आखिर में जो बिहार पीसीएस है उसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। मतलब कि बिहार पीसीएस जो एग्जाम कराती है उसका एग्जाम पैटर्न होता क्या क्या है, कितने चरणों में एग्जाम होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर प्रीलिम्स होता है, सबसे पहले प्रीलिम्स होता है तो प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होता है, उसका कट ऑफ क्या होता है, और उसकी ट्रेंड एनालिसिस, मतलब कि सब्जेक्ट कौन सा ज्यादा पूछता है। ये सब साथियों देखो, आप प्रीलिम्स के एग्जाम या मेंस के एग्जाम की तैयारी करने से सबसे पहले आपको ये सब सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीजें पता रहेगी ना कि सिलेबस क्या है, आखिर में इस एग्जाम की डिमांड क्या है, ये एग्जाम क्या मांगता है, ये सिलेबस से उसके पता चलेगा। कट ऑफ क्या है, अगर हम उसके कट ऑफ देखेंगे तो हमको ये अपनी रणनीति बनाने में ये पता चलेगा कि हम अपनी रणनीति में किस सब्जेक्ट को कितना वैल्यू दें जिससे हम उसके कट ऑफ को पार कर जाएं और अपनी एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। तो ये कट ऑफ में हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस, ये साथियों सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे इस सब पूरे एनालिसिस का। क्यों? क्योंकि साथियों अगर आप किसी भी एग्जाम का अगर ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे तो आपको उस एग्जाम की संपूर्ण जो रणनीति बनाने में बहुत ही मदद मिलती है। कैसे? अगर आप ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे तो उसमें ये पता चलता है कि आखिर में कौन से साल कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे अगर हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तो हम हिस्ट्री पे फोकस करेंगे और हिस्ट्री को तैयार अधिक कर लेंगे। साइंस से ज्यादा पूछा गया है तो हम साइंस को तैयार कर लेंगे। ज्योग्राफी से पूछा गया है तो ज्योग्राफी को तैयार कर लेंगे। जिससे नहीं पूछा गया है उस पर हम थोड़ा कम फोकस करेंगे। तो ट्रेंड एनालिसिस किसी भी एग्जाम को देखना साथियों बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो ये हम यहाँ पे आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करेंगे। मेंस में आएंगे, मेंस में भी हम आपको सिलेबस, कट ऑफ, ये सब सारी चीजों पे विस्तार से आपको हम चर्चा करेंगे। आखिर में मेंस में क्या पूछता क्या है, मेंस का पेपर कैसे आता है, क्वेश्चन कैसा रहता है, इन सब सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। और अंत में साथियों बिहार पीसीएस में अंत में क्या होता है कि एक इंटरव्यू कराई जाती है। इंटरव्यू के माध्यम से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की टेस्ट की जाती है कि आपकी आखिर में पर्सनालिटी है कैसी। तो उसको मिला के साथियों आपकी फाइनल रिजल्ट बनाई जाती है और आपको बिहार लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा में आपको चयन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर में 70वीं जो बीपीएससी करा रही है, तो ये बीपीएससी आखिर में है क्या, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो। तो बीपीएससी का फुल फॉर्म होता है साथियों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब कि बिहार लोक सेवा आयोग। तो बिहार लोक सेवा आयोग जो होती है साथियों बहुत सारी एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें से एक एग्जाम होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का। तो ये एग्जामिनेशन बिहार लोक सेवा आयोग कंडक्ट कराती है, सबसे पहले जानना है। 70वीं क्यों लिखा गया है? क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग जो सिविल सेवा परीक्षा है साथियों, जब से बिहार राज्य का गठन हुआ है तब से 70वीं बार कंडक्ट कराई जा रही है, तो इसलिए इसको हम 70वीं नाम दे दिए गए। 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को कंडक्ट कराने जा रही है 70वीं बार, तो इसलिए इसको 70वीं बीपीएससी का नाम दे दिया गया है। सबसे पहली चीज हो गई। दूसरी चीज साथियों, कभी कभी हम इसको पीसीएस का नाम भी दे देते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि क्या स्टेट का तैयारी कर रहे हो, मतलब पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो पीसीएस क्या होता है? तो पीसीएस का मतलब होता है
जैसे हम सुनते होंगे आप लोग कि बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस। तो पीसीएस का मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस। प्रोविंशियल का मतलब होता है प्रांतीय, प्रांतीय सिविल सर्विस, इसको हम पीसीएस भी कहते हैं। जैसे बिहार पीसीएस का मतलब बिहार प्रांतीय सिविल सर्विस, मतलब अगर किसी राज्य का अगर कराता है कोई भी आयोग, अगर राज्य की कोई भी आयोग अगर उस राज्य की परीक्षा करना कराती है, उसको हम प्रांतीय सिविल सर्विस कहते हैं। तो इसलिए उसको हम पीसीएस का भी नाम दे देते हैं। और आखिर कौन कराती है इसको? तो बीपीएससी कराती है। ऐसे ही अगर यूपी में होगा तो यूपी पीसीएस कराती है इसको, यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी। जैसे ये बीपीएससी है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वैसे ही उत्तर प्रदेश में अगर एग्जाम होगा तो यूपी पीएससी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको हम यूपी पीसीएस भी कहते हैं, क्योंकि पीसीएस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो प्रांतीय प्रांतीय लोक मतलब लोक सेवा नौकरी, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की नौकरी प्रोवाइड कराती है, इसलिए इसको हम प्रांतीय सिविल सर्विस का नाम दे देते हैं, पीसीएस का नाम दे देते हैं। तो ये आखिर में आपको डाउट आपको क्लियर हो गया होगा कि बीपीएससी क्या होता है, बिहार पीसीएस क्या होता है। बीपीएससी और बिहार पीसीएस ये दोनों में अंतर होता है, ये दोनों आप समझ गए सबसे पहले। अब दूसरी चीज हम ये समझते हैं साथियों कि एग्जाम पैटर्न क्या है। कि हमारा जो बिहार पीसीएस है, अब यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस हमको इस पे चर्चा नहीं करना है, आज हम बिहार पीसीएस पे चर्चा करने के लिए आपके समझ आए हैं। तो बिहार पीसीएस में हम समझेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न समझने से पहले इसको मिटा देते हैं, आपको हम एक एक करके समझाते चलते हैं कि पहले बिहार पीसीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ध्यान समझना साथियों, बिहार पीसीएस का जो सिविल सेवा एग्जाम कराती है साथियों, इसका एग्जाम पैटर्न होता है, इसमें सबसे पहले कराती है एक एग्जाम प्रीलिम्स का, इसमें सबसे पहले एक एग्जाम प्रीलिम्स का कराती है, फिर उसके बाद एक दूसरा एग्जाम होता है मेंस का, और फिर लास्ट में होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो 3 चरण में इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है कौन? बिहार लोक सेवा आयोग। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, इसको हम शॉर्ट में पीटी भी कह देते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट, और फिर होता है मेंस, उसके बाद होता है इंटरव्यू। ये 3 चरणों में एग्जाम हमारी जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो बिहार पीसीएस की एग्जाम कंडक्ट कराती है। सबसे पहली चीज हो गई। दूसरी चीज आपको यही समझते चलिए साथियों कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। मतलब कि जो अगर आप पीटी एग्जाम दे रहे हो, मतलब प्रीलिम्स टेस्ट का जो एग्जाम दे रहे हो, ये सिर्फ आपका ये टेस्ट करता है कि आप इस परीक्षा के योग्य हैं कि नहीं। इसका नंबर ध्यान से सुनना, इस जो पीटी का नंबर होता है, ये पीटी का नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ता है। मतलब कि अगर आपका फाइनल लिस्ट में अगर मेरिट बनेगा तो उसमें इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, इसका मार्क्स सिर्फ चाहिए होता है आपको ये परीक्षा के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए। बस लोक सेवा आयोग या पब्लिक, ये जो लोक सेवा आयोग है बिहार की, ये बस जानना चाहती है कि आप सीरियस कैंडिडेट हैं कि नहीं। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप पीटी निकालोगे तो आपको मेंस के लिए आप जाओगे, अगर आप पीटी नहीं निकाल पाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और आप फिर से अगले साल पीटी की तैयारी करोगे, अब फिर से अगले साल पीटी दोगे। और फिर अगर आप पीटी क्वालिफाई कर लिए, पीटी अगर आप क्वालिफाई कर लिए तो आप अगर पीटी क्वालिफाई कर लिए तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो गए, मतलब मेंस के लिए आप योग्यता पूर्ण हो गए। अब आप पीटी से सीधे निकल के कहाँ जाएंगे? मेंस में। मेंस में साथियों पेपर एग्जाम होता है, अभी हम समझेंगे कि मेंस में कौन कितने पेपर होते हैं और मेंस में पेपर में क्या क्या आती है, ये हम समझेंगे अभी। तो फिर पीटी से निकल के आप मेंस में आएंगे। मेंस यहाँ पे होता है, सबसे पहले ये समझते चलना कि पीटी हमारा जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, 150 मार्क्स का पीटी होता है, और 150 मार्क्स में आपको अगर जैसे कट ऑफ बना 90 नंबर या 100 नंबर या 110 नंबर जो भी कट ऑफ बना, उसमें आपको अगर वहां पे क्वालिफाई कर गए तो आप मेंस के लिए आते हो। मेंस आपका होता है मेंस आपका होता है 900 नंबर का। ठीक है, मेंस आपका 900 नंबर का होता है। अब मेंस में जो बंदा आएगा या जो भी मतलब कि व्यक्ति आएगा मेंस में, वो 900 नंबर में से जो भी कट ऑफ बनेगा अगर उसको क्वालिफाई करेगा तब तो इंटरव्यू के लिए आएगा। मेंस से निकल के कहाँ आएगा? इंटरव्यू के लिए। अब मेंस से निकल के इंटरव्यू, अगर यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो गया, मतलब कि जो 900 नंबर पे जो कट ऑफ बनेगी, अगर वो कट ऑफ को यहाँ पे पार नहीं कर पा रहा है तो फिर से कहाँ चला जाएगा? फिर से बाहर चला जाएगा और वो स्टार्टिंग से फिर से तैयारी करेगा, मतलब कि वो फिर से क्या करेगा? फिर से प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करेगा। तो फिर मेंस के बाद इंटरव्यू में आता है। इंटरव्यू आपका साथियों होता है 120 मार्क्स का। ठीक है, 120 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। और जो मेंस और इंटरव्यू मतलब कि 1020, 900 और 120, 1020 मार्क्स का जो है साथियों ये टोटल होता है। और 1020 में से आपको जितना भी नंबर पाओगे, मतलब मेंस और इंटरव्यू का नंबर जोड़ के आपका फाइनल मेरिट बनता है, और उसी के आधार पे आपका चयन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आपकी करती है। ठीक है, तो प्रीलिम्स का जो 150 मार्क्स है ये बस क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स में बस आपको पास होना है, इसमें आपको टॉप नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम 150 में 150 ला दिए तो हमको कुछ गोल्ड मेडल दे देगी नीतीश कुमार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको 150 में से अगर उनकी 91 कट ऑफ है तो अगर आप 91.5 भी ला रहे हैं
तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो गए, आप मेंस के लिए आप आगे बढ़ गए। तो आपको वहां पे टॉप नहीं करना है, अगर आपके अंदर क्षमता है तो अपनी क्षमता मेंस में दिखाइए। 900 में से जितनी मार्क्स आप खींच सकते हैं, जितनी मार्क्स आप ला सकते हैं, वो आप मेंस में लाने की कोशिश कीजिए, और इंटरव्यू में फिर उसके बाद इंटरव्यू की तरफ आगे बढ़िए। तो आप समझ गए कि प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है और इंटरव्यू क्या है, समझ गए। तो प्रीलिम्स होता है 150 मार्क्स का, मेंस होता है 900 मार्क्स का, और इंटरव्यू होता है 120 मार्क्स का। आपका जो मेरिट बनेगा वो सिर्फ मेंस और इंटरव्यू को जोड़ के बनेगा, ना कि पीटी को जोड़ के बनेगा, ठीक है। पीटी आपको सिर्फ क्वालिफाइंग है, इतना आप मतलब एग्जाम पैटर्न आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम इस पे सीधे चलते हैं साथियों इसकी प्रीलिम्स एग्जाम पे, कि प्रीलिम्स एग्जाम आखिर में है क्या, प्रीलिम्स एग्जाम में क्या क्या पूछता है। सबसे पहले इसके सिलेबस को देखते हैं, फिर प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं कि इसकी पैटर्न क्या है, एग्जाम मतलब कि प्रीलिम्स एग्जाम में इसकी कितने को मतलब कि कितने मार्क्स की होती है, कितना कट ऑफ होता है, क्या होता है, इन सब सारी चीजों को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके इस पे पीटी पे। हम आप देखेंगे कि पीटी एग्जाम कैसे होती है और पीटी एग्जाम में क्या हमको बारीकियां, प्रीलिम्स में हमको क्या क्या बारीकियां करनी है, ठीक है। तो प्रीलिम्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप ध्यान देना चाहती हूँ, हमने आपको बताया कि प्रीलिम्स जो होता है ये एक चीज देखना, समय होता है 2 घंटे की। प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा वो 2 घंटे का होगा। क्वेश्चन कितना रहता है, क्वेश्चन आपको मिलेगा 150 क्वेश्चन, ठीक है। आपको मिलेगी 150 क्वेश्चन, और मार्क्स कितना रहेगा, 150 मार्क्स भी रहता है, ठीक। हो गया सर, अच्छी बात है। मतलब 150 क्वेश्चन 150 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन कितना हो गया, 1 मार्क का, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। समय कितना रहेगा, 2 घंटे का। क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन कितना रहेगा, क्वेश्चन अगर पेपर मिलेगा उसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और 150 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। कहोगे सर ठीक है, अब कहोगे सर निगेटिव मार्क है कि नहीं। तो आप ध्यान देना कि पहले निगेटिव मार्क नहीं थी, लेकिन पिछले 1 सालों से इसमें निगेटिव मार्क की भी प्रावधान की गई थी। निगेटिव मार्क कितना है, ध्यान से समझना। निगेटिव जो मार्क है वो 1/3 है, मतलब कि 0.33 आपका निगेटिव मार्किंग है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 0.33 मार्क आपका काट लिया जाएगा, मतलब कि 1/3 निगेटिव मार्क है। अगर जैसे आपने अपने एक क्वेश्चन गलत, मतलब 3 क्वेश्चन गलत किया, 3 क्वेश्चन गलत किया, मतलब 0.33 यहाँ से कटा, 0.33 यहाँ से कटा और 0.33 यहाँ से कटा, और टोटल मिला के साथियों अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो ये आपको गलत कर देगा ये भी। मतलब ये जो 0.33 है, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किया तो एक जो आपका सही वाला है वो आपका खत्म हो जाएगा, और आप कहाँ आ जाएंगे, 0 पे। आपने जो 1 नंबर पाया था वो भी आपका क्या करेगा, वो खा जाएगा। निगेटिव मार्किंग का सिंपल सा मतलब यही होता है। निगेटिव मार्किंग क्या है, आप कहोगे सर क्या हमारे प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग है, तो हाँ बिल्कुल है। निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, 0.33 मार्क्स इसमें काटा जाता है। जब स्टार्टिंग में निगेटिव मार्किंग लाई गई थी तो साथियों उस समय 1/4 निगेटिव मार्किंग थी, लेकिन उसको हटा के अब 1/3 निगेटिव मार्किंग कर दी गई है। 1/3 का मतलब अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका जो एक सही क्वेश्चन है वो भी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हो गई प्रीलिम्स से संबंधित कुछ गाइडलाइन। क्या है, समय कितना मिलेगी आपको, 2 घंटे। 2 घंटे में मतलब 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। कितने मिनट में, 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 150 क्वेश्चन करने हैं। ध्यान से समझना, देखो कितना आपको लग रहा होगा सर एक भी मिनट एक क्वेश्चन पे नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ सेकंड में हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसको पढ़ना है, उसको सॉल्व भी करना है, उसके बाद उसको टिक भी बोला भी करना है ओएमआर पे। तो ठीक है, ये कैसा होता है, इस रिटेन नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव। मतलब कि आपको एक ओएमआर सीट मिल जाएगी, एक ओएमआर प्रश्न लिखा रहेगा। प्रश्न क्या, ओएमआर पे प्रश्न नहीं लिखा रहता, आपके प्रश्न सीट पे प्रश्न लिखा रहेगा, आपको एक ओएमआर मिल जाएगी। उसमें एक के आगे ऐसे ऐसे गोला दिया रहेगा ABCD। आपको अगर लगेगा कि हाँ ये गोला बी सही है तो आप बी वाला ऐसे गोला कर दोगे। ओएमआर जानते ही होगे, ये सब चीजें देखिए ही होगे, कभी ना कभी कोई एग्जाम तो दिए ही होगे। तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें चूज करना होता है कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। यहीं पे एक चीज समझते चलना, कि पहले साथियों बिहार पीसीएस इसलिए कठिन भी मानी जाती थी क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन रहते थे, A B C D और E। जैसे अगर कोई भी प्रश्न दे दिया जाता था तो उससे संबंधित 4 ऑप्शन दे दिए जाते थे, और 5वें में क्या लिख दिया जाता था कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये पहले दे दिया जाता था, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। अब इसमें इंसान बहुत कंफ्यूज करता था कि यार इनमें से कोई नहीं है कि एक से अधिक है, तो उसमें ई ऑप्शन था। लेकिन आयोग ने साथियों ये ई वाला ऑप्शन ये हटा दिया है, अब ई ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं है। अब आपके एग्जाम में अगर कोई भी प्रश्न पूछेगा, तो जैसे अगर पूछ दिया कि महात्मा गांधी भारत कब आए, 1914, 1915, 1916, 1917, ये एग्जाम में आपको दे देगा।
तो आपको बस चूज करना है कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये जो ई वाला ऑप्शन था कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक वाला ऑप्शन, ये आपको यहाँ से हटा लिया गया है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से हटा लिया गया है। अब एग्जाम में आपका अगर प्रीलिम्स का एग्जाम होगा तो प्रीलिम्स के एग्जाम में सिंपल सा है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी। आपको बस चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर ए ऑप्शन सही है तो OMR सीट पे ए के आगे आप गोला भर दीजिए, बी ऑप्शन सही है तो बी के आगे गोला भर दो। तो इस तरीके से आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। ठीक है, समय कितना मिलेगा आपको? 2 घंटे की समय मिलेगी। एक क्वेश्चन पे आपको लगभग एक मिनट से भी कम, मतलब कुछ सेकंड आपको मिलेगी, 50 सेकंड, 40 से 45 सेकंड आपको मिलेगी, आपको वहां से करना होगा। और जो एक क्वेश्चन होता है वो 1 मार्क्स का होता है। ये चीजें आप समझ गए? कहोगे सर अच्छे से समझ में आ गया। अब ये बता दो कि इसमें पूछता क्या क्या है, इसका सिलेबस क्या है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस साथियों ऐसा है कि इसमें हिस्ट्री, आपको अच्छे से पता है कि हिस्ट्री पूछता है। इसमें सबसे पहले पूछता है हिस्ट्री। क्या पूछता है? हिस्ट्री। उसके बाद जियोग्राफी, फिर पॉलिटी। क्या क्या पूछता है यहीं पे ध्यान से देना। इसका सिलेबस क्या क्या है प्रीलिम्स का? हिस्ट्री पूछेगा, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, फिर साइंस टेक, SNT, फिर करेंट, फिर बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल। और एक जो है, एक सेक्शन बच जाता है आपका मैथ और रीजनिंग का। ये यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, हम यही लिख दे रहे हैं, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, कहोगे सर अच्छी बात है। अब बताओ, देखो प्रीलिम्स से आपके क्या क्या पूछता है। सबसे पहले पूछेगा, सबसे पहले का मतलब ये है कि इतनी चीजें तो पूछती है, इसमें पहला दूसरा वाली बात नहीं है। क्या क्या पूछती है? हिस्ट्री, मतलब कि इतिहास, वो भी भारत का जो भी इतिहास है, प्राचीन काल से लेके मध्यकाल से लेके आधुनिक काल तक, जो भी हमारे इतिहास में आप जो जो सब्जेक्ट, जो जो इतिहास में आप पढ़ते हैं, वो इतिहास में आप यहाँ पढ़ेंगे और वो इतिहास पूरा पूछता है। ठीक है, तो हिस्ट्री आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भारत का भूगोल प्लस विश्व का भूगोल दोनों पढ़ना है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। पॉलिटी में आपको पॉलिटी सारा पढ़ना है, पॉलिटी प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों पढ़ना है। यहाँ पे संविधान भी पढ़ना है और राज्य व्यवस्था भी पढ़नी है। इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे पूछता है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक पे यहाँ पे फोकस करना है। साइंस एंड टेक यहाँ पे अच्छा खासा पूछा जाता है। उसके बाद करंट अफेयर, पिछले लगभग 1 सालों की जो समसामयिकी होती है, जो करंट में इवेंट होता है, जो करंट में घटनाएं घटित होती हैं, वो यहाँ पे पूछी जाती है। और बिहार से संबंधित कुछ बिहार विशेष, जैसे बिहार से संबंधित कुछ नदियां, बिहार के कुछ राज्य, बिहार के कुछ जिले, बिहार का फूल पक्षी पशु, ये सब पूछता है। तो ये बिहार स्पेशल में यहाँ पूछता है। तो प्रीलिम्स का, और यहाँ पे मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग की भी रहती है। तो प्रीलिम्स में क्या क्या पूछता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस टेक और करंट अफेयर, बिहार स्पेशल। और हिस्ट्री में ही यहीं पे साथियों एक चीज देखना, हिस्ट्री में ही आर्ट एंड कल्चर भी, आर्ट एंड कल्चर भी यहीं पे क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर की भी देखने को मिल जाती है। तो ये चीजें आपकी प्रीलिम्स की क्या हो गई? सिलेबस हो गई। ठीक है, हम क्या समझ रहे थे? प्रीलिम्स की पीटी सिलेबस। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग से अब हम एक चीज आपको यहीं पे समझाते चलेंगे। सिलेबस तो आपने देख लिया कि सिलेबस में क्या क्या पूछता है, हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब हम यहीं पे एक चीज देखते चलेंगे कि आखिर में मैथ रीजनिंग से कितने सवाल आते हैं। तो मैथ रीजनिंग से लगभग साथियों मान के चलो कि 10 क्वेश्चन तो हर साल आते ही हैं। 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से आते ही हैं, ये तो फिक्स रहता है। लगभग इसमें 8-9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन 9 मैथ से और 2-3 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग से। तो 10 क्वेश्चन मिला के मैथ और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते ही है। हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से लगभग साथियों हर साल मान के चलो कि 30 क्वेश्चन जो है हर साल लगभग, एक एवरेज हम बता रहे हैं। अभी आपको हम जब ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि आखिर में बिहार आयोग कैसे पूछ रहा है। अभी हम एक एवरेज बता रहे हैं आपको कि लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से पूछता ही है। ज्योग्राफी से भी वही लगभग 25 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से भी वही 20 से 25 क्वेश्चन, पॉलिटी से साथियों 15 क्वेश्चन और इकोनॉमी से लगभग 15 क्वेश्चन पूछता है। तो कितना हो गया? 30, 10, 40 और 15, 15, 30, 40 से 70 और 20, 90, 5, 95। ठीक है, साइंस एंड टेक से भी 25 क्वेश्चन पूछता ही है। ये हो गया लगभग आपका 120 क्वेश्चन। 120 के बाद साथियों बचता है आपका 30 क्वेश्चन। ये लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ और 10 क्वेश्चन यहाँ, ये मिला के आपका एक एवरेज बनता है 10, 30, 10, 40, 40 और 20, 60, 60 और 5, 65, 65, 5, 70, 10, 80
80, 10 90, 5 95, 100, 120, 120, 140, 150। ये आपका एक हम फॉर्मेट बता दिए कि एक एवरेज आपको कितना क्वेश्चन पूछता है। तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैथ और रीजनिंग से ये 10 क्वेश्चन तो आपका फिक्स है कि 10 क्वेश्चन पीटी में पूछेगा ही पूछेगा, ये तो फिक्स है। अगर आप मैथ रीजनिंग थोड़ा सा अच्छा है आपका तो आप यहाँ से चीजें कर लोगे। ठीक, हिस्ट्री में आपका पूछता है लगभग 30 क्वेश्चन, देख रहे हो यहाँ पे हिस्ट्री में कितने क्वेश्चन है। एवरेज अगर आपका 25 से 30 क्वेश्चन हिस्ट्री का आता ही आता है, तो सबसे ज्यादा वेटेज अगर किसी का है तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस टेक और किसका, साइंस टेक और करंट अफेयर का। ये चार चीजें अगर आप कर लिए तो आपका कितना हो गया, 25 25 50 20 70 और 30 100 क्वेश्चन आपका ये चार सब्जेक्ट से हो जा रहा है। कौन कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और ये साइंस टेक और करंट अफेयर। ये अगर चार चीजें कर लिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर और ये आपका साइंस टेक, अगर ये चार चीजें कर लिए तो आपका एक एवरेज मान के चलो कि आपका एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 100 क्वेश्चन यहाँ से दे दे रहा है। उसके बाद ये 15 क्वेश्चन पॉलिटी और 15 क्वेश्चन इकोनॉमी, तो 130 क्वेश्चन हो गई और 10 और ये 130 हो गई और यहाँ पे 10 और 10, 130 10 40 10 50। ठीक है, 20 क्वेश्चन यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। तो ये आपका हो गया सिलेबस और आपका आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ आखिर में ये एग्जाम जो है आखिर में कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस कर रहा है। अभी हम आगे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में जो ट्रेंड एनालिसिस है कि बिहार जो पीसीएस जो परीक्षा कराती है वो आखिर में कौन सी एग्जाम में कितना क्वेश्चन किससे पूछ रही है, ये चीजें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको फोकस कहाँ देना है, कहाँ फोकस देना है, हिस्ट्री पे, और कहाँ फोकस देना है, ज्योग्राफी पे, और कहाँ देना है, साइंस टेक पे, और कहाँ देना है, करंट अफेयर पे। अगर ये चार चीजें आपकी तैयार है तो मान के चलो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी सिलेबस। कहोगे सर अच्छी बात है, अब एक चीज बता दो कि इसका ट्रेंड एनालिसिस दिखा दो हमको और ये बता दो कि आखिर में कौन से ईयर में कौन से कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। ठीक है, चलो वो भी दिखा देते हैं आपकी इच्छा पे। तो हिस्ट्री, सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री। हम यहाँ पे लिखते हैं, हम 5 साल का ज्यादा नहीं 5 साल का देखेंगे, 69, 68, 67, 66 और 65। ये जो हम 5 साल का ट्रेंड एनालिसिस हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कौन कौन से साल कितनी कितनी क्वेश्चन पूछती है। तो हम यहाँ पे मेरे पास एक डाटा है, हम उस डाटा से आपको पहले हम चार्ट बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि आखिर में कौन से साल कौन से एग्जाम से कितना पूछा गया है। ठीक है, तो हिस्ट्री से 69 में 28 क्वेश्चन पूछा गया है। कितना क्वेश्चन, हम आपको बताया ना कि एवरेज 30 क्वेश्चन आता है, तो हिस्ट्री से 59वीं जो बीपीएससी हुई थी उसमें 28 क्वेश्चन पूछा गया था सिर्फ कोर हिस्ट्री से, बिहार हिस्ट्री नहीं, सिर्फ हिस्ट्री, कोर हिस्ट्री जो है आपकी उससे 28 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद 68 में आपका 25 क्वेश्चन पूछा गया और उसके बाद 67 में आपका 35 क्वेश्चन। देख रहे हो यहाँ पे कितना क्वेश्चन पूछा गया, 35 क्वेश्चन। 67 वाले में 35 क्वेश्चन सिर्फ कोर हिस्ट्री से पूछा गया है, बिहार हिस्ट्री अभी छोड़ दो, सिर्फ आपकी कोर हिस्ट्री से 35 क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे 25 और यहाँ पे 26। तो आप एक चीज यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि हिस्ट्री से आपका 25 से 30 के बीच में, कभी कभी 35 तक भी चला जा रहा है। ये आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ से आपको हिस्ट्री से कितना कितना क्वेश्चन कौन से ईयर में कौन से एग्जाम में कितना पूछा गया है। ठीक है, तो कितना पूछा गया है, 28, 25, 35, 25 और 26। फिर आपको हम देखते हैं कि जियोग्राफी से कितना पूछा गया है। दूसरी चीज जियोग्राफी में हम देखते हैं, जियोग्राफी और यहीं पे इन्वायरमेंट, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर यहीं पे है और जियोग्राफी प्लस इन्वायरमेंट यहीं पे है। इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया है, इससे 19 क्वेश्चन। 69 में 19 क्वेश्चन पूछा गया है जियोग्राफी और इन्वायरमेंट से। 13 क्वेश्चन जो है 68 में पूछा गया है, 13 क्वेश्चन जो है 67 में पूछा गया है, 12 क्वेश्चन जो है 66 में पूछा गया है और 15 क्वेश्चन जो है वो आपका 65 में पूछा गया है। तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपका देख रहे होंगे आपका कि 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से मिला के यहाँ पे बन रही है। ठीक है, उसके बाद साइंस टेक। अगर हम साइंस टेक की बात करें कि साइंस टेक से कितना क्वेश्चन किस साल बना है, अगर हम साइंस टेक की बात करें तो ध्यान देना 23 क्वेश्चन बना है 69 में, 23। इसके बाद यहाँ पे 30 क्वेश्चन, 30, 28 और 20। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक का 23 क्वेश्चन 69 में आया है, 30 क्वेश्चन जो है 68वीं में आया है। तो एवरेज देख रहे हो यहाँ पे, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक मिला के 30, 30, 60 और 20, 80 क्वेश्चन आपका यहाँ से 3 सब्जेक्ट से आपको क्लियर हो जा रहा है। और यहीं पे अगर हम करंट की भी बात कर लें कि करंट अफेयर से कितना क्वेश्चन बनता है, जो आपकी समसामयिक घटनाएं हैं उससे आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो देखो 26 क्वेश्चन।
30, 20, 50 और 50 और 25, 75 और 25, 75, 100, ये चार मिला के आपका एवरेज 100 क्वेश्चन आपका क्रॉस हो जाता है। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक और करंट अफेयर अगर ये चार कर लिए तो आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपका क्रॉस हो जाएगा। और बाकी सारे में 50 क्वेश्चन रहते हैं। 26 क्वेश्चन यहाँ से बना है, 22 क्वेश्चन 68वें में बना है, 20 क्वेश्चन यहाँ बना है, 33 क्वेश्चन देख रहे हो, 33 क्वेश्चन 66वें में बना है और 34 क्वेश्चन 65वें में बना है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक और करंट ये चार सब्जेक्ट अगर मिला लोगे तो आपका एक एवरेज मान के चलो कि यहाँ पे आपका 100 क्वेश्चन आपका क्रॉस हो जाता है और यहीं पे आपका कट ऑफ जो है आपका पार हो जाएगा। आपका जो कट ऑफ है यहीं पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन कहोगे सर 28 क्वेश्चन है तो 28 का 2800 तो सही होगा नहीं। ऐसा थोड़ी है कि 28 क्वेश्चन की 28 का 2800 सही हो, ऐसा तो है नहीं। तो उसके लिए आपको बैकअप के रूप में 50 क्वेश्चन अभी और बच रहा है। अभी तो 100 ही हुआ है, अभी आपके पास 50 क्वेश्चन और है। उस 50 क्वेश्चन में भी तो कुछ ना कुछ करोगे ना। अगर उस 50 में भी कुछ कर दिए तो आपका पीटी जो है आपको क्वालिफाई हो जाएगा। करेंट के बाद आपका आता है पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इकोनॉमी और उसके बाद मैथ और रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग और उसके बाद बिहार, बिहार स्पेशल। ये चार आपकी बचती हैं। देखते हैं इसमें कितना कितना आती है। जैसे पॉलिटी से एक एवरेज मान के चलो कि 13, 10, 10, 7 और 11। ये ट्रेंड एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी है साथियों। आपको देखने से पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ फोकस हमको ज्यादा करना है। आपको फोकस कहाँ करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक और करंट पे, ये चार पे फोकस करना है। पॉलिटी आपकी पीटी में तो साथियों उतना वेटेज नहीं रहता, लेकिन मेंस में हम समझेंगे कि मेंस में इसका वेटेज कैसे बढ़ जाता है। 13, 10, 10, 7 और 11 ये यहाँ पे पॉलिटी से क्वेश्चन आ रही है। और इकोनॉमी से बात करें तो इकोनॉमी से भी 15, 9, 10, 13 और 14, ये आप देख रहे हो कि 10 से 15 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे भी इकोनॉमी से भी बन रही है आपकी। मैथ, रीजनिंग से तो हर साल 10 क्वेश्चन फिक्स है, 10 क्वेश्चन आना ही आना है। और अगर हम बिहार स्पेशल की बात करें तो बिहार स्पेशल से देखना 16 क्वेश्चन 69 में आया था, 16, 31 क्वेश्चन आया था साथियों बिहार स्पेशल से 68 में, 31, 22 क्वेश्चन, 22 और 30, ये आपका मिला के हो जाता है 150 क्वेश्चन, पूरा 150 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो अब हम यहाँ पे हमको ये समझना है साथियों कि आखिर में कौन से साल कितना एग्जाम में कौन सा पेपर हमको मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट हमको ज्यादा वेटेज दे रहा है। अब 28 क्वेश्चन जो है साथियों देखना हिस्ट्री से आ रहा है। अगर हम सिर्फ 69वीं की बात करें, 69वीं की, तो देख रहे हो 28 क्वेश्चन आ रहा है कहाँ से, हिस्ट्री से। 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफी से। 23 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से आ रहा है। इसमें भी सबसे ज्यादा आपका बायो से आता है। ठीक है, अगर 23 है इसमें लगभग 50% क्वेश्चन जो है बायो से आती है। और हिस्ट्री में जो साथियों 28 क्वेश्चन है ना, अगर 28 क्वेश्चन पूछा है तो लगभग 21 क्वेश्चन जो है, लगभग 21 क्वेश्चन वो मॉडर्न से है, मतलब कि आधुनिक भारत से है 21 क्वेश्चन। और सिर्फ 7 क्वेश्चन जो है आपका एंशिएंट और प्लस मिडावल से है। ध्यान देना, समझना मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमको हिस्ट्री में तो फोकस करना है, हिस्ट्री में भी कहाँ फोकस करना है, हिस्ट्री में भी हमको मॉडर्न पे, मतलब कि हमको आधुनिक भारत पे ज्यादा फोकस करना है। 28 में से 21 क्वेश्चन मॉडर्न से आया था 69 में, और सिर्फ 7 क्वेश्चन जो है एंशिएंट मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर से था। तो हमको फोकस कहाँ करना है, हिस्ट्री पे तो फोकस करना ही है। हिस्ट्री में भी हमको कहाँ फोकस करना है ज्यादा, हमको हिस्ट्री में भी हमको आधुनिक भारत का इतिहास पे ज्यादा फोकस करना है, राष्ट्रीय आंदोलन पे ज्यादा फोकस करना है। हमको ये देखना है कि भारत की आजादी के क्रम में, मतलब कि आधुनिक भारत का इतिहास जब पढ़ोगे ना, पुर्तगालियों का आगमन से लेके, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब आगमन से लेके हमारा भारत जब आजाद हुआ, यहाँ तक की जितनी भी इतिहास है ये हमारा आता है आधुनिक भारत के इतिहास में। जनजातीय विद्रोह, कृषक विद्रोह, ये सब भी राष्ट्रीय मतलब कि आधुनिक भारत के इतिहास में आती है। तो ये हमको आधुनिक भारत के इतिहास में समझ लेना है, और वहां से क्वेश्चन आपकी ज्यादा बनती है। ठीक है, ये 21 क्वेश्चन। ज्योग्राफी में भी इंडियन और वर्ल्ड पूछता है, इसमें भी इंडियन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। कहाँ कहाँ फोकस करना है, ध्यान से लिख लेना, कहाँ फोकस करना है, इस पे मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करना है। सबसे पहले तो चार पे फोकस करना ही है, हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी पे, साइंस एंड टेक पे और करंट पे। और एक आपका बिहार स्पेशल जो है साथियों, देख रहे हो कितना क्वेश्चन आपको देके जा रहा है। तो ये 5 पे तो हमको ज्यादा फोकस करना है सबसे पहले। अब इन पांचों के अंदर भी है कुछ पेज, जैसे हिस्ट्री में हमको मॉडर्न पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर 28 क्वेश्चन मॉडर्न का आ रहा है ना,
तो 28 में से कितना क्वेश्चन, लगभग 21 क्वेश्चन आधुनिक भारत से आ रहा है। 19 क्वेश्चन अगर आपको पॉलिटिक्स अरे से ज्योग्राफी से पूछ रही है, तो इसमें मान के चलो कि इसमें लगभग 10 से 11 क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी से, 12 क्वेश्चन मिलेगी और 7 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से मिलेगी। तो इसमें भी हमको वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना है। दूसरी चीज, साइंस एंड टेक में हमको कहाँ फोकस करना है, बायो पे फोकस करना है। 23 क्वेश्चन आ रही है। और उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर का साथियों क्षेत्र जो है बहुत ब्रॉड है। करंट अफेयर कहाँ से पूछ देगा कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एक बेसिक बेसिक चीजें जो करंट अफेयर में आती है, जैसे नोबेल प्राइज, ओलंपिक खेल और कुछ स्पोर्ट्स से कोई भी मेडल आ रहा है, भारत रत्न किसको मिला, तो ये सब चीजें, ये किस रामसर सूची में किसको शामिल किया गया है ना, हमारा कौन सा जो साइट है हेरिटेज में शामिल होगा, मतलब विश्व धरोहर स्थल में उसको शामिल किया गया, और यूनेस्को क्या है, डब्ल्यूटीओ द्वारा किसको प्रतिबंधित किया गया, ये सब जो करंट में चीजें चल रही हैं, जैसे अभी रसिया यूक्रेन का मुद्दा है, ठीक है, इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा है, ये सब चीजों पे उसका मैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये करंट में हमको यहाँ पे फोकस्ड होकर यहाँ पे देख लेना है। 26 क्वेश्चन आ रहा है, कोशिश करना है कि यहाँ से लगभग हमको 50 से 60% क्वेश्चन ट्रैकल तो कर ही ले जाना है। 26 में से अगर आप 16, 17 या 20 के लगभग भी कर लेंगे, 16, 17 भी कर लेंगे ना, तो आप एक बेटर कंडीशन में, आप 26 में 16, 17 कर लेंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल से देख रहे हैं 16, 31, 22, 22, 30, इतना इतना क्वेश्चन आ रहा है। इसमें भी बिहार स्पेशल पे अगर आप जाओगे तो बिहार स्पेशल में क्या पूछता है, बिहार स्पेशल में बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का ज्योग्राफी, ये सब सारी चीजें बिहार में पूछती है, ठीक है। पॉलिटी पे आप देख ही रहे हो कि 13, 10, 10, 13, 14 और ये 15, 31, तो हमको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया कि हमको कहाँ पे कितना फोकस करना है और किस सब्जेक्ट को हमको ज्यादा पढ़ना है। ये चीजें आपको यहाँ पे रियलाइज हो गई, ये चीजें आपको यहाँ पे पता चल गई कि पीटी का हमारा जो ट्रेंड है वो क्या पूछ रहा है, क्या रहा है ट्रेंड, मतलब कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है वो प्रीलिम्स में क्या क्या पूछ रही है, ये चीजें हमको यहाँ से पता चल गई, ठीक है। ये इसका ट्रेंड एनालिसिस से लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि कट ऑफ कितना जा रहा है। लगे हाथ अगर हम यहीं पे बात कर ले कि कट ऑफ कितना जा रहा है बिहार का, तो यहीं पे वो भी देखते चलते हैं कि कट ऑफ कितना जा रहा है। तो आप मान के चलो साथियों, अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हो या अदर स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो, तो मोटा मोटी मान के चलो कि आपको 90 से 95 नंबर अगर आप ला रहे हो, अगर आप 95 नंबर ला रहे हो या 95 से 100 के बीच में ला रहे हो, तो आप एक सेफ जोन में हो। अगर हम कट ऑफ की बात करें साथियों कि कट ऑफ, सबसे पहले आपको कट ऑफ होता क्या है, कट ऑफ क्या होता है, जैसे मान लो कि 100 लोग एग्जाम दिए, ठीक है, 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक। अब आयोग के पास सिर्फ और सिर्फ 10 रिक्तियां हैं, मतलब कि 10 पोस्ट पे उसको भर्ती करनी है। तो आयोग क्या करती है, जैसे 100 लोग एग्जाम में बैठे, तो आयोग क्या करेगी, ऊपर से जो 10 लोग होंगे उनको उठा लेगी, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये ऊपर से जो है 10 लोगों को उठा लेगी, और जो 10वां नंबर 10वां लड़का होगा यहीं पे एक कट ऑफ लगा देगी कि जैसे मान लेते हैं इस 10वें लड़के का नंबर आ गया 100 नंबर, 150 में से मान लेते हैं इसका 100 मार्क्स आ गया, तो ये जो 10वां लड़का होगा, जो 10वां लड़का होगा, रिक्ति उसके पास 10 है, और जो 10वां लड़का होगा इसका अगर 100 नंबर आ रहा है, तो बिहार आयोग कह देगी कि हमारा जो कट ऑफ है वो 100 है, मतलब कि 100 या 100 से ऊपर वाला जो बच्चा है उसको हम लेंगे, और इससे जो नीचे बच्चा है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 सीट है, ऊपर से हम 10 लोग को उठा लिए। तो ये होता है साथियों कट ऑफ। हमने आपको पहले ही बताया कि जो बिहार आयोग है पीटी एग्जाम कितने कंडक्ट कराती है, 150 मार्क्स की, और 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन भी होता है और 150 मार्क्स भी होता है। अगर हम 69वीं की बात करें और 68वीं की बात करें इसकी कट ऑफ की, क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहीं से आना शुरू हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो 69वीं का जो कट ऑफ गया था साथियों वो गया था 91.6, 91.6 गया था इसका कट ऑफ, और 68वीं का भी 91 गया था, करेक्ट, ठीक है। ये जनरल का कट ऑफ बता रहे हैं, ये किसका कट ऑफ है, जनरल का। और हम मोटा मोटी इससे आइडिया लगा लेते हैं, हमको ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस ये सब पे बात नहीं करना है, क्योंकि उस पर हमको फंसना नहीं है। हमको एक अपना टारगेट ये बनाना है कि जनरल से भी ज्यादा कट ऑफ हमारा रहे, हमको ये टारगेट बनाना है। तो आपको टारगेट कितने का बनाना है, आपको अगर 91 नंबर जनरल का कट ऑफ है तो आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, आपको एक टारगेट क्या बनाना है कि हमको 95 से 100 मार्क्स जो है वो लाना ही लाना है, ठीक है। 95 से 100 मार्क्स अगर हम ला दिए तो हमारा पीटी क्या हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा, और हम मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और हम मेंस में जाके अपना मेंस की तैयारी करेंगे और मेंस की एग्जाम देंगे। तो आपको कितना लाना है अपने दिमाग में बैठा लो कि हमको लाना कितना है, 95 से 100 के बीच में हमको लाना है। 69वीं का जो गया था साथियों कट ऑफ 91.6 गया था,
और 68वीं का कट ऑफ जो है वो 90 बन गया था। तो ये हो गया कट ऑफ की चर्चा कर ली हमने कि कट ऑफ कितनी जा रही है। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन बच्चे और भी पूछते हैं कि सर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। हाँ, मतलब कि अटेम्प्ट क्वेश्चन कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट क्वेश्चन की कितना क्वेश्चन जो है हम उसको अटेम्प्ट करें, और हम कितने क्वेश्चन को, मतलब 150 क्वेश्चन है तो निगेटिव मार्किंग होने की वजह से हम कितना करें। अब तो ध्यान से समझने की बात है, हमको लाना कितना है। हमको अगर हम टारगेट अपना सेट कर लिए कि हमको 95 नंबर लाना है, या हम टारगेट अपना सेट कर लिए कि हमको 100 नंबर लाना है, ठीक है, 100 नंबर लाना है। अगर आप टारगेट 100 नंबर का सेट किए हो तो 100 से नीचे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आप 100 नंबर तो लाओगे नहीं। आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा वो 100 या 100 से ऊपर ही होना चाहिए, तभी तो एक क्वेश्चन का एक नंबर है तो आपको 100 नंबर मिलेगा। निगेटिव मार्किंग है, ऐसा नहीं है कि आपने 100 क्वेश्चन किया तो आपका 100 का 100 सही हो, ऐसा तो कभी नहीं होगा। 100 क्वेश्चन किए हो तो आपका उसमें कुछ गलत भी तो होगा, और गलत होगा तो निगेटिव मार्किंग है, उसमें आपका 3 गलत किए एक सही वाला भी लेके चला जाएगा। तो इसलिए आपको एक सेफ जोन जो होता है वो 130 से 135 क्वेश्चन आपको करना ही चाहिए। 130 से 135 क्वेश्चन करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए आपको हम ये भी समझा देते हैं। अगर आप 130 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं, मान लेते हैं कि अगर आपने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, आपने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक कहोगे सर अच्छी बात है। इसमें से मान लेते हैं आपका जो है 28 क्वेश्चन जो है या 27 क्वेश्चन जो है आपका गलत हो गया, 27 क्वेश्चन जो है आपका रॉन्ग हो गया, और 103 क्वेश्चन जो है आपका राइट है, मतलब ये सही है और ये गलत है। आपने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक एग्जांपल से समझते हैं, आपने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 27 जो क्वेश्चन है आपका गलत हो गया, और 103 जो है आपका राइट है, ठीक है। 27 क्वेश्चन गलत है, इसका मतलब कि आपका जो 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन जो है वो आपका जो है, अगर इसमें निगेटिव मार्किंग है, 27 क्वेश्चन गलत किया है तो 3 9 27, ये 9 क्वेश्चन जो आपका सही है वो भी आपका क्या करेगा, वो खा जाएगा। तो इसमें से हम 9 घटा देंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 94, 94 क्वेश्चन निकल के आएगा। तो क्या आप एक सेफ जोन में है। आपका कट ऑफ बन रहा है 91 नंबर का, आपका 94 नंबर आ रहा है 130 करने के बाद। अगर आप 27 गलत कर रहे हैं तो अगर आप एक गलत की संख्या और कम कर लेंगे तो शायद ये 94 से 98 100 भी हो जाए, लेकिन एक एवरेज अगर 27 क्वेश्चन आपका गलत है तो 103 सही है, तब आप जाके कहाँ टिक रहे हैं, आप आके टिक रहे हैं 94 नंबर पे, और 91 नंबर कट ऑफ से अब 2 ही 3 नंबर ज्यादा है। तो ये आप मतलब डांडे मेढ़े वाला जो कहानी सुने है ना कि मेरे डांड पे है एकदम, ये कट ऑफ है उसकी 1 2 नंबर आगे पीछे है, आपका धुकधुकी लगा रहेगा। आप यूट्यूब पे जा जाके वीडियो देखोगे कि कट ऑफ कितना बना, कट ऑफ कितना बना, उसमें आप फंसो रहोगे 94 नंबर में। आपको कोशिश करना है कि लगभग 100 नंबर रहे, 100 नंबर काट पीट के अगर आपका सही हो रहा है, आप धूमधाम से मेंस की तैयारी शुरू कर दोगे। तो इसके लिए आपको 130 से भी ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, या इस 27 को जो है कम करके आपको और घटाना होगा। मान लेते हैं 27 को कम करके हम 21 कर लिए, 21 कर लिए, और यहाँ पे ये 103 की जगह 109 हो गया, ठीक है, 109 राइट हो गया और 21 गलत हो गया। अब ये हमारा कितना माइनस होगा, 3 साथी 21, साथी क्वेश्चन माइनस होगा, और ये हमारा हो गया 102, ठीक। अब इसको आप कहेंगे कि एक बेटर कंडीशन में है, 102 क्वेश्चन अगर आपका सही है मतलब 102 मार्क्स आपका आ रहा है, इसको कहेंगे कि हम एक बेटर कंडीशन में है। अगर ये 102 नंबर आपका आ रहा है तो आप कहोगे सर हम बेटर कंडीशन में। अब हम आपको सोचना ही नहीं है, आपको कट ऑफ की चिंता ही नहीं करनी है, आप एकदम धूमधाम से मेंस की तैयारी करो, आपका मेंस होगा। और अगर आपका पीटी निकल गया, मेरी विश्वास मानिए साथियों, अगर आप पीटी निकाल लिए, ये सबसे बड़ी बाधा है। अगर आप पीटी निकाल लिए ना तो मेंस आपकी रुकेगी नहीं, क्योंकि हम अभी मेंस में समझेंगे कि मेंस में कितना मतलब कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, मेंस कितना मतलब कि इजी होता है और पीसीएस और आईएएस की अपेक्षा, तो ये यहाँ पे समझेंगे। तो आपको कोशिश क्या करना है कि आपको 130 से 135 के बीच में अटेम्प्ट करना है सबसे पहला, और उसके बाद 21 से मतलब कि 20-21 क्वेश्चन सोचो अपने दिमाग से कि 20-22 क्वेश्चन, या कोशिश करो कि इसको जितना भी गलत है उसको कम से कम करे। अगर आप 20-25 क्वेश्चन भी गलत कर रहे हो तो आप एक कहाँ हो, एक सेफ जोन में रहोगे। तो आपको अटेम्प्ट कितना करना है, ये नहीं कि 100 नंबर कट ऑफ है तो 100 ही क्वेश्चन करके आए और कहें कि बस अब आ जाओ मेंस की तैयारी करते हैं, लाओ बाहुबली बन गए। नहीं, ऐसे नहीं बनना है भाई। आपको कोशिश करना है 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की, और ये भी कोशिश करना है कि गलत बहुत कम से कम हो। 21-22 क्वेश्चन अगर गलत हो रही है तो आप 102 नंबर ला लोगे और आप एक बेटर कंडीशन में होंगे। तो अटेम्प्ट क्वेश्चन करना है, हम तो कहेंगे, या हम क्या कहेंगे, जो मतलब जो जिन लोगों से मैंने बात किया जो सिलेक्ट है ऑलरेडी बिहार पीसीएस में, उन्होंने भी ये सुझाव दिया कि सर अगर बात करिएगा बच्चों से या अपने क्लास में
तो ये बताइएगा कि 130 से 135 के नीचे तो करना ही नहीं है, 130 135 क्वेश्चन करना ही है। अगर अच्छा एक चीज यहीं पे समझो कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं कि आप 110 क्वेश्चन करके आए, ठीक है, आप 110 क्वेश्चन करके आ रहे हो और कहे कि सर हमारा गलत ही नहीं होगा, 110 क्वेश्चन गलत क्या है, और आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा हो जाएगा, और अगर ये गलती यहाँ पे ज्यादा हो गई, मान लेते हैं कि आपकी गलती 15 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, ये 15 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, और आपका कितना बचा, 95 ही सही हो रहा है, 15 क्वेश्चन गलत हो गया और 95 ही सही हो रहा है। अब 15 का 3 निकालोगे, भाग करोगे तो 5 और लेके चला जाएगा, ये आगे कहाँ पे, 90 नंबर पे आ गए, और 90 नंबर कट ऑफ से आप नीचे आ गए, आपका सिलेक्शन होगा नहीं, 110 लाने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए आपको हम एडवाइस करेंगे, हम और जो भी लोगों जिनसे बात किए जो सिलेक्ट हैं, वो क्या कहेगी सर 130 से 135 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही चाहिए, तो एक बेटर आपका एक वे हो जाता है अटेम्प्ट क्वेश्चन का, ठीक है। ये यहाँ पे हमने समझ लिया, कट ऑफ समझ लिया, ट्रेंड एनालिसिस समझ लिया, पीटी में क्या क्वेश्चन कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्या है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे समझाने की आपको पूरी तरीके से कोशिश की। अब हम पीटी से निकलते हैं और चलते हैं, अगर आप 101 नंबर या जैसे 91 नंबर 91.6 अगर कट ऑफ है, अगर आप इससे पार कर गए तो आप पहला चरण पास कर गए, एक पहला गेट खुल गया, अब कहोगे सर अब जाओ दूसरे गेट पे जाओ, अब दूसरा लड़ाई लड़ो, आप कहाँ चले गए, आप सीधे निकलोगे और जाओगे मेंस की तरफ। अब मेंस पे आते हैं और हम मेंस में समझते हैं कि मेंस में आखिर में पूछता क्या है, और मेंस का जो पैटर्न है और मेंस का जो सिलेबस है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको मेंस कितने नंबर का होता है, 900 नंबर का, 900 नंबर का आपका मेंस होता है, सबसे पहले जान लो मेंस कितने नंबर का होता है, 900 नंबर का। आप कहोगे सर कितना पेपर होता है, अब एक चीज समझना यहाँ पे, सबसे पहला एक पेपर होता है हिंदी का, एक पेपर होता है हिंदी का, एक पेपर आपका वैकल्पिक होता है, जो आपने एक वैकल्पिक पेपर चूज किया होगा, वो एक पेपर आपका वैकल्पिक का होगा, मतलब ऑप्शनल का। आपने जो भी फॉर्म भरते टाइम अगर आपने जो भी वैकल्पिक विषय चूज किया होगा, वो एक पेपर मेंस में जाके वैकल्पिक का होगा। उसके बाद जनरल स्टडी का मतलब समान अध्ययन पेपर 1 होगा, जीएस का समान अध्ययन पेपर 1, और एक पेपर होगा जीएस का समान अध्ययन पेपर 2, और एक पेपर होगा आपका निबंध का। कुल कितने पेपर हो गए, 5 पेपर होंगे, एक हिंदी का होगा, एक वैकल्पिक विषय का होगा, एक जीएस का होगा, एक जीएस 2 का होगा, एक किसका होगा, निबंध का होगा। ये जो हिंदी है और ये जो ऑप्शनल है, ये कितने मार्क्स की होगी, ये 100 नंबर की होगी। और कहोगे सर क्या ये मेरिट में जुड़ती है, नहीं, ये मेरिट में आपकी नहीं जुड़ेगी। 900 नंबर जो आपका मेंस में बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, ये जीएस का, ये 300 नंबर का होता है, ये 300 नंबर का होता है, और ये ए से भी आपका कितने नंबर का होता है, 300 नंबर का, ठीक है। ये 3 3 6 3 9, ये 900 नंबर आपकी जीएस पेपर 1, समान अध्ययन पेपर 1, समान अध्ययन पेपर 2 और निबंध से आपका 300 नंबर बनता है। ये आपका 900 नंबर मिला के कहाँ बनता है, ये आपका मेंस कहलाएगा, ठीक है। तो मेंस आपका 900 नंबर का होता है, ये मेरिट किससे बनता है, जीएस 1 जीएस 2 जीएस 3। कहोगे सर ये हिंदी और वैकल्पिक क्या है, ध्यान देना, अगर आप वैकल्पिक ये क्वालिफाइंग है, अगर आप इसको पास नहीं करोगे तो आपकी ये तीनों पेपर चेक ही नहीं होगी, आपको यहाँ पे पास करना होगा, इन दोनों में पास करना होगा, एक में नहीं दोनों में पास करना होगा। हिंदी में क्वालिफाइंग मार्क रखे हैं 30%, मतलब कि 100 नंबर में से अगर आप 30 नंबर के ऊपर भी ले आते हैं ना तो आप इसको पास कर जाएंगे। वैकल्पिक में एक एवरेज एकदम रखे हैं 40% क्वालिफाइंग मार्क्स, 40%। अगर आप 40% मतलब 100 में से अगर 40 नंबर लेके आ गए तो ये आप कहाँ चले जाएंगे, आप कहाँ चले जाएंगे, आप मतलब कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे, क्वालिफाई तो है ही मेंस के लिए, तो आपका ये तीनों पेपर चेक होगा। अगर आप 40% से नीचे भी लाते हैं ना तो आपका ऑप्शनल जो है, अगर आप फेल हो जाते हैं ऑप्शनल में तो आपका ये सारी चीजें चेक नहीं होगी। तो इन ये दोनों साथियों ये पेपर होता है, ये आपका क्या है, क्वालिफाइंग, क्या है, क्वालिफाइंग, मतलब इसमें आपको पास होना होगा, जब यहाँ पे क्वालिफाई करोगे ना तभी ये आपका तीनों पेपर चेक होगा। अगर आप यहाँ पे डिसक्वालीफाई होते हो ना तो ये भी आपका पेपर, आपका मेंस का पेपर चेक ही नहीं होगा, बंद करके फेंक देंगे, उठा हो गया, ले जाओ जाओ फिर से पीटी देके आना। तो इसलिए यहाँ पे पास होना है, हमको लाना कितना है हिंदी में, हिंदी में हमको 30% लाना है, मिला जुला के 30% अगर आप ला दिए, 100 में से 30 नंबर ला दिए तो आप पास हो गए। ये आपका होता है रिटेन, आपको लिखना होगा, ये आपको रिटेन होता है। और ये जो आपका वैकल्पिक होता है, ये जो ऑप्शनल होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब यहाँ पे टिक मारना होता है, ए बी सी डी रहेगा, आपको टिक मारना होगा कि हाँ ए बी सी डी आपको टिक मारना होगा। तो ये आपका हिंदी हो गया, और क्या हो गया, वैकल्पिक विषय। कहोगे सर ठीक है, इसका नंबर, कहोगे कि अगर पूछेंगे कि इसका नंबर जुड़ता है क्या, तो इसका नंबर जुड़ता नहीं है।
जुड़ता किसका किसका नंबर है, 900 नंबर का होता है। मेरिट में किसका किसका नंबर जुड़ता है, सामान्य अध्ययन पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 2, सामान्य अध्ययन पेपर 3। ये तीनों पेपर कैसे होते हैं, तो कहोगे सर ये भी क्या होते हैं, रिटेन होते हैं, मतलब कि लिखित होता है। इसका पेपर हमको मिलेगा और हमको लिखना होगा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, हमको लिखना होगा कि अच्छा इस पेपर में इतना, इस पेपर में इतना, ये क्वेश्चन नंबर, उसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। इस दोनों में सिर्फ पास होता है। 30% यहाँ पे लाओगे आप हिंदी में पास हो, 40% लाओगे तो आप वैकल्पिक विषय में पास हो। 300 नंबर का होता है। और प्रत्येक पेपर जो होता है आपका 3 घंटे का होता है। प्रत्येक पेपर आपका 3-3 घंटे का, ये भी 3 घंटे का और ये भी 3 घंटे का, ठीक है। हिंदी में कहोगे सर पूछता क्या है, हिंदी में आपका पहली बात तो एक 30 नंबर का ऐसे लिखने के लिए आता है। हिंदी में आपका 30 नंबर का एक ऐसे लिखने के लिए आता है। अगर आप एक ऐसे लिख दिए और थोड़ा एक निबंध लिखने के लिए आता है, और ये व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछता है। व्याकरण से मतलब पर्यायवाची हो गया, संधि विच्छेद हो गया, और अनुलोम विलोम हो गया, ये सब सारी चीजें। अनुलोम विलोम नहीं, योगा नहीं कर रहे हो यहाँ पे, विलोम शब्द, अनुलोम विलोम नहीं, विलोम शब्द हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे हिंदी में पूछता है। तो हिंदी में 30 नंबर लाना बहुत आसान है, आप ला लोगे। निबंध लिख दिए, 30 नंबर तो आप वैसे ही 30 नंबर का होता है निबंध, आप वहां पे 20-25 नंबर ला दिए और 10 नंबर 15 नंबर और कहीं से ला दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। वैकल्पिक विषय, आप जो वैकल्पिक विषय चूज किए होंगे वो आपको 40% वहां पे लाना है, ऑब्जेक्टिव रहता है, आप टिक मारोगे आपका हो जाएगा। बात आती है GS1 GS2 और निबंध की, और हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारी जो पेपर की प्रकृति है वो कैसी आती है, GS1 में कैसी पेपर आती है, GS1 में क्या पूछता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। GS2 में समझेंगे और निबंध में समझेंगे कि आखिर में पूछता क्या क्या है। हिंदी और ऑप्शनल तो समझ गए, हिंदी और ऑप्शनल का नंबर तो जुड़ता नहीं है, ठीक है। जुड़ता किसका है, जुड़ता किसका है, जुड़ता है हमारा GS1 GS2 और ऐसे का। अच्छा पहले हम निबंध का ही चर्चा कर लेते हैं, फिर GS1 GS2 GS3 में आते हैं, ठीक है। निबंध में साथियों क्या होता है, निबंध आता है आपका 300 मार्क्स का, 300 मार्क्स का निबंध होगा। समय कितना रहेगा, समय देगा 3 घंटा। 3 घंटा में आपको लिखना होगा। निबंध का जो पेपर होता है साथियों, इसमें आपको टोटल कितने निबंध लिखने होते हैं, इसमें आपको टोटल 3 निबंध लिखने होते हैं। 100 नंबर का एक निबंध होता है। इसमें आपका जो पेपर रहेगा वो खंड 1, खंड 2 और खंड 3 में विभाजित होता है। अगर आप पेपर देखोगे ना मेंस का, तो उसमें ये पेपर ऐसे विभाजित रहता है, खंड 1, खंड 2, खंड 3। और खंड 1 में आपका 4 निबंध रहेगा, ठीक है। खंड 2 में आपका 4 निबंध रहेगा और खंड 3 में भी आपका 4 निबंध रहेगा, ठीक है। खंड 1 में ये एक निबंध 100 मार्क्स का, 600 से 700 से 800 शब्दों में ये लिखना होता है। कितने शब्दों में, 700 से 800 शब्दों में एक आपको निबंध लिखना होता है। खंड 2 में भी ये भी 100 मार्क्स का एक निबंध होता है, ये भी 100 मार्क्स का। टोटल कितना मार्क्स हो गया, 300 मार्क्स। 4 निबंध यहाँ होती है। यहाँ खंड 1 में लिखा रहेगा कि इन चारों में से किसी एक विषय पे 700 से 800 शब्दों में अपने भाषा में एक निबंध लिखें। तो इन चारों में से आपको एक टॉपिक उठाना है और उस पर निबंध लिख देना है। इन चारों में से एक उठाना है, इस पे निबंध लिख देना है, और इन चारों में से एक उठाना है, इस पे निबंध लिख देना है। मतलब कि टोटल 12 निबंध दिए, 12 टॉपिक दिए रहेंगे निबंध का, और उस 12 में से हमको 3 निबंध लिखने हैं। और ये 3 निबंध ऐसा नहीं होगा कि किसी एक से तीनों लिख दिए, ऐसा नहीं कि हम इसी से तीनों लिख दिए, नहीं, इससे सिर्फ एक लिखना है, इससे सिर्फ एक लिखना है और इससे सिर्फ एक लिखना है। ये हमारा निबंध का पेपर ऐसे आता है। तो निबंध का पेपर हमारा कैसे आता है, एसे का पेपर हमारा कैसे आता है। एसे का पेपर साथियों 3 पार्ट में बटा होता है, एक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हर पार्ट में साथियों 4-4 निबंध दिए होते हैं, निबंध का टॉपिक दिया होता है, और हर पार्ट से हमको एक निबंध लिखना होता है, और समय हमको 3 घंटा मिलता है। 700 से 800 शब्दों में एक निबंध लिखना होता है। 100 नंबर का एक एक निबंध होता है। ये हो गया हमारा एसे का पेपर। इसी का पेपर के बाद हम समझते हैं कि जीएस का जो पेपर 1 है वो कैसा, उसमें क्या पूछता है और उसमें आखिर में होता क्या है। अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें, जीएस समान अध्ययन पेपर 1, कहोगे सर इसमें पूछता क्या है। इसमें इसमें साथियों कुछ नहीं होता। इसमें आपको एक ध्यान देना कि इसमें होता है इतिहास, और इतिहास वो भी कौन सा, प्राचीन और मध्यकाल नहीं, आधुनिक भारत का इतिहास। मतलब कि यहाँ पे होता है मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। कहोगे सर अच्छी बात है, और क्या पूछता है। इसमें दूसरा होता है साथियों करेंट, पेपर 1 में आपका करंट अफेयर होता है। कहोगे सर अच्छी बात है, और क्या होता है। इसमें आपका होता है डाटा प्लस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब कि यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री रहेगी,
करंट अफेयर रहेगी और डाटा प्लस स्टैटिकल एनालिसिस रहेगी। इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री से भी मतलब मॉडर्न हिस्ट्री और प्लस यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर भी। कौन सा? आर्ट एंड कल्चर। तो जीएस पेपर 1 का जो पैटर्न क्या क्या पूछता है, मॉडर्न हिस्ट्री पूछेगा, एंशिएंट और मिडावल नहीं पूछेगा। ध्यान से समझना, यहाँ पे एंशिएंट और मिडावल नहीं पूछता, यहाँ पे क्या पूछता है? सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है। उसमें आर्ट एंड कल्चर भी रहता है, मतलब संस्कृति भी रहती है, और उसके बाद करंट अफेयर रहती है, और उसके बाद एक खंड रहेगा उसमें डाटा और स्टैटिकल एनालिसिस से संबंधित कुछ चार्ट दिए रहेंगे, कुछ डायग्राम दिए रहेंगे, उसको आपको एनालिसिस करना होता है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लिखना होता है। तो ये आपका हो गई इसमें जीएस पेपर 1 में। पेपर कैसा आता है, पेपर की प्रकृति क्या है, इसको हम समझने के लिए सबसे पहले आपको हम बता दें, ये कितने नंबर का होता है? 300 मार्क्स का। ठीक है, कितना समय कितना रहता है? 3 घंटा। पेपर कैसे रहता है, देख ध्यान से समझना। 8 क्वेश्चन टोटल पूछता है, एक पेपर में 8 ही क्वेश्चन रहता है। और 8 क्वेश्चन कैसे रहता है? जैसे खंड 3 खंड में बटा होता है। खंड 1 ये भी जैसे निबंध 3 खंड में बटा था ना, ये भी 3 खंड में बटा होता है। खंड 1, खंड 2, पार्ट 1, पार्ट 2 और क्या हो गया? पार्ट 3। कहोगे सर अच्छी बात है। खंड जो 1 होता है साथियों, ध्यान से समझना, खंड 1 में क्या होता है? जैसे पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन जो होता है इसमें 5 पार्ट में बटा होता है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ए बी सी डी और ई, ये कहोगे सर अच्छी बात है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है, इन पांचों में से एक लघु उत्तरी निबंध लिखना होता है, छोटा छोटा। इसमें कोई 7 नंबर का, कोई 8 नंबर का, ऐसे रहता है। 7 नंबर 8 नंबर ऐसे ऐसे रहता है क्वेश्चन। इसमें आपको पांचों करना होता है, ऐसा नहीं कि इसमें से 5 में से कोई एक करना होता है, नहीं, इन पांचों में से आपको पांचों करना होता है। कहोगे सर ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरे में साथियों एक क्वेश्चन ए रहेगा, एक क्वेश्चन बी रहेगा, लेकिन यहाँ पे आर लगा रहेगा, मतलब अथवा। या तो आपको ए करना है या तो आपको क्या करना है? बी करना है। ध्यान से समझना कि पहले में आपको 5 क्वेश्चन रहेगा, लघु उत्तरी निबंध लिखना होगा, ये आपको सारा करना होता है, सारा करना होता है 5 का 5। कोई 8 नंबर का रहेगा, कोई 7 नंबर का रहेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन होगा इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा, ए और बी, इसमें से आपको आर लगा रहेगा, या तो ए करो या तो बी करो। और ठीक वैसे ही तीसरा रहता है, इसमें भी ए और बी और बीच में आर या अथवा लगा रहता है। ठीक है, आप क्या करो? या तो ए करो या तो बी करो। ठीक, कहोगे सर अच्छी बात है। खंड 2 में, खंड 2 भी सेम ऐसे ही रहता है, यहाँ पे भी 4, 5 और 6। और खंड 3 जो साथियों होता है वो इसमें 2 ही रहता है, 7 और 8। 4 में भी छोटा छोटा 5 क्वेश्चन रहेगा, ए बी सी डी ई पांचों करना होता है। इसमें ए और बी रहेगा, बीच में आर या अथवा लगा रहता है, मतलब या तो ए करना है या तो बी करना है। और इसमें भी ए और बी रहेगा, इसमें बीच में आर या अथवा लगा रहेगा, या ए करना है या तो क्या करना है? बी करना है। कहोगे सर अच्छी बात है, समझ में आ गई। 7 और 8 जो होता है साथियों, 7 और 8 जो होता है ये आपका रहेगा जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर। आप अगर पैटर्न उठा के देखोगे ना, तो यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, ये खंड 1 में जो होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा खंड 1 में। खंड 2 में आपका करंट अफेयर से संबंधित ये जो क्वेश्चन रहेगी वो खंड 2 में दी जाएगी। एक एवरेज बता रहे हैं, मतलब एक अगर एनालिसिस करोगे पेपर का तो आप ये देखोगे कि खंड 2 में आपका क्या होगा? करंट अफेयर पूछा जाएगा। और खंड 3 में जो होता है साथियों वो डाटा स्टैटिकल एनालिसिस होता है। इसमें क्या होता है? इसमें पता है क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक आपको चार्ट दे दी जाएगी, एक डायग्राम बना दिया जाएगा, उससे छोटे छोटे 5 क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, ए बी सी डी और ई 5 क्वेश्चन पूछ ली जाएगी, या आर करके फिर एक चार्ट बनाएगा और फिर एक चार्ट बना के फिर 5 क्वेश्चन, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब ध्यान से समझना कि पेपर 1 हमारी प्रकृति कैसी होती है। पेपर 1 की जो प्रकृति खंड 3 की होती है, 7वां क्वेश्चन में ए बी सी डी ई बना देगा और इसमें पांचों करना होगा, ये पांचों, या दूसरा चार्ट बना देगा, दूसरा कोई डायग्राम बना देगा, दूसरा कोई टेबल बना देगा, उसमें कुछ कुछ डाटा रहेगा, कुछ कुछ डाटा रहेगा, उस डाटा के हिसाब से 5 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा एक चार्ट के हिसाब से, और उस चार्ट को आपको पांचों क्वेश्चन या तो ये करो या तो ये करो। और ठीक 8वीं में भी ठीक ऐसे ही रहता है, ए बी सी डी ई, या तो एक चार्ट बना देगा, ये पांचों करो या तो ये पांचों करो। ठीक है, आई होप आप लोग अभी ये समझ गए होंगे कि जीएस जो पेपर 1 होता है उसकी पेपर कैसी पूछती है, कैसी आती है। अब यहीं पे समझना कितने नंबर की है? 300 मार्क्स की होती है साथियों। जो खंड 1 होता है, जो खंड 1 होता है ये टोटल 114 में 114 मार्क्स का होता है, ये भी टोटल साथियों 114 मार्क्स का होता है। और ये जो खंड 3 होता है ये लगभग आपका
114, 114, 228, ये 72 मार्क्स। ठीक है, ये 72 मार्क्स। ध्यान से समझना, जो डाटा स्टैटिकल एनालिसिस है ये आपकी 72 मार्क्स की पूछती है। खंड 3 में इससे संबंधित आपको छोटे छोटे 10 क्वेश्चन करने होते हैं, या 7 से या तो 5 ये कर लो, या तो 5 ये कर लो, या तो 5 ये कर लो, या तो 5 ये कर लो। बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, पेपर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। डाटा स्टैटिकल एनालिसिस कुछ करना होता है, चार्ट दे देता है, उसमें आपको एनालिसिस करना होता है। 36 नंबर का यहाँ होता है साथियों, 36 नंबर का ये होता है, और 36 नंबर का ये होता है। तो टोटल मिला के 72 नंबर हो गए। और ये जो है साथियों, ये आपका 38 नंबर का ये, 38 नंबर का ये, और 38 नंबर का ये, टोटल हो गया 114। ये भी आपका 38, 38, 38, 114, 114, 114, 228, और 228 और 72, 300। ये टोटल मिला के आपका 300 नंबर का ये आपका जीएस पेपर 1 बनता है। तो अब ध्यान से इसको लिख लो और इसको समझ लो, आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि हमको जीएस पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से आपको इस खंड में क्वेश्चन पूछेगी, खंड 2 में आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन मिलेगी, और खंड 3 में आपको स्टैटिकल एनालिसिस और डाटा इंटरप्रिटेसी से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। कहोगे सर अच्छी बात है, जीएस पेपर 1 हो गया। 114 नंबर का खंड 1, 114 नंबर का खंड 2, 38, 38, 38, और वो 36, 36 का रहता है। 72 नंबर का टोटल 8 क्वेश्चन पूछेगा, और टोटल मिला के हमारा 300 नंबर का पेपर 1 बनता है मेंस का। कहोगे सर ठीक है, मेंस का पेपर 2 बता दो। मेंस पेपर 2 साथियों ठीक इसी प्रकार से वो भी बनता है। अगर हम जीएस पेपर 2 की बात करें तो इसमें क्या क्या पूछता है, सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है। इसमें साथियों सबसे पहले पूछता है पॉलिटी प्लस जियोग्राफी प्लस इकोनॉमी, जियोग्राफी प्लस इकोनॉमी प्लस साइंस टेक, साइंस टेक्नोलॉजी। ये आपका कहाँ पूछता है, जीएस पेपर 2 में। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस टेक, ये कहाँ पूछेगा, आपका पेपर 2 में पूछेगा। इसमें भी साथियों जो आपका पेपर होता है वो भी आपका खंड 1 ठीक उसी तरीके से खंड 1, खंड 2 और खंड 3 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपका बटा होगा। मार्क्स कितना होगा, 300 मार्क्स का ये भी होता है, और 3 घंटा का ये भी पेपर होता है। कहोगे सर अच्छी बात है। खंड 1 में आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और यहाँ पे 7 और 8। ये मान के चलो कि खंड 1 जो साथियों ये आपका यहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यहाँ पे जियोग्राफी और इकोनॉमी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और खंड 3 में साथियों आपका साइंस टेक से बनता है, यस एंड टी से। एक मोटा मोटी आपको आंकड़ा दे रहे हैं, एक मोटा मोटी आपको एवरेज दे रहे हैं, ये कौन से खंड में कहां से बनेगा। ये खंड में भी साथियों क्या होता है, ध्यान से समझना, जैसे खंड 1 में छोटा छोटा 5 क्वेश्चन दे देगा, ए बी सी डी ई, ये टोटल आपका 38 मार्क्स। इसमें भी ए बी, लेकिन 2 में से आर लगा रहेगा, ये टोटल एक क्वेश्चन करना है, और एक क्वेश्चन ये आपका 38 मार्क्स हो गया। इसमें भी ए बी रहेगा, इसमें भी आर आपका लगा रहेगा, ये भी आपका 38 मार्क्स। टोटल आपका 114 मार्क्स का ये खंड 1 हो गया। और खंड 2 भी साथियों आपका 114 मार्क्स का होगा, ये भी आपको ए बी सी डी ई में बटा रहेगा, ए और बी में बटा रहेगा, ए और बी में बटा रहेगा। खंड 3 में जो साथियों 7 और 8 होता है, इसमें ए और बी, ए आर बी और ए आर बी, ये जो एक पेपर एक क्वेश्चन होता है वो 36-36 नंबर का होता है। टोटल मिला के ये 72 नंबर का, और 114, 114, 72 टोटल मिला के हो गया 300 मार्क्स। और ये आपका हो गया साथियों, ये आपका हो गया टोटल 300 मार्क्स का खंड 2, मतलब कि पूरा जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 2 में क्या पूछता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी प्लस साइंस टेक, ये आपका खंड 2 में, अरे जीएस पेपर 2 में पूछता है। तो हमने यहाँ पे निबंध समझ लिया कि निबंध में क्या कैसे कैसे पेपर आता है, जीएस पेपर 1 में क्या पूछता है और उसके पूछने की पेपर की प्रकृति क्या है, ये हमने समझ ली। कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है और कितने मार्क्स का आता है, ये भी हम सारी चीजें एक्सप्लेन करके आपको बता दिए। अगर आप यहाँ पे 300 300 300 टोटल मिला के आपका 900 पेपर 900 नंबर बना, अगर इन 900 नंबर में से अगर आप 450 नंबर भी लेके आ रहे हो, कितना, लगभग अप्रोक्स 50%। अगर इस 900 नंबर में से अगर आप 450 नंबर भी लेके आ रहे हो, देखो मेंस का अगर हम बात करें, अगर इस 900 नंबर, टोटल कितना नंबर हो गया 900, अगर आप इस 900 में से अगर आप 450 भी नंबर लेके आ रहे हो ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको एसडीएम का पद मिल जाएगा। आप 450 नंबर भी लाओगे तो आप एक अच्छे पद पे आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। 450 नंबर आपको लाना ही लाना है, और 450 नंबर ये 900 का कितना परसेंट है, लगभग 50% है।
मतलब कि अगर आप 150 नंबर भी अगर तीनों विषय में 150 नंबर ला रहे हो, या किसी में 200 आ गया, जैसे पेपर 2 आपका हिस्ट्री, पेपर 2 आपका जो है उसमें ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस टेक और पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट पूछता है। तो अगर आप वहां से नंबर लाना चाहोगे तो वहां से नंबर उठा सकते हो। पेपर 1 में स्टैटिकल जो एनालिसिस था 72 मार्क्स का, वो भी आप कर सकते हो, आसान होता है, वो भी आप अच्छे से ला सकते हो। हिस्ट्री और करंट अफेयर से मिला जुला के आप अगर 150 नंबर भी ला ले रहे हो, और पेपर 2 से 150 और एसी से 150, तो 450, और 450 में आपका सिलेक्शन धूमधाम से हो जाएगा। कोई आपको रोकने नहीं वाला है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे अगर 450 नंबर ला दिए तो आप कहाँ चले जाओगे, इंटरव्यू की तरफ आप चले जाओगे, ठीक है। 450 नंबर। अगर पिछले साल की अगर हम 68वीं बीपीएससी की अगर बात करें साथियों, 68वीं बीपीएससी की कट ऑफ कितनी बनी थी मेंस की, तो 68वीं बीपीएससी की जो कट ऑफ बनी थी साथियों, वो बनी थी 447 नंबर। कितनी बनी थी, 447 नंबर बनी थी। तो 447 नंबर जो पाया था वो इंटरव्यू के लिए क्या हो गया था, क्वालिफाई हो गया था, ठीक है। कहोगे सर अच्छी बात है। तो एक मोटा मोटी आप दिमाग में बैठा के चलो कि हमको 900 में से 450 नंबर लाना है। अगर हम 450 नंबर ला ले रहे हैं तो हम इंटरव्यू के लिए चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक चीज और समझते चलते हैं कि इंटरव्यू में साथियों कितने लोग आखिर में अपीयर होते हैं, कितने लोग आते हैं। जैसे एक चीज समझना कि जैसे बिहार लोक सेवा आयोग है, वो लगभग मोटा मोटी 8 से 9 गुना जो है, 8 से 9 गुना जो है वो मेंस के लिए बच्चों को बुलाती है। जितना भी पोस्ट रहेगा उससे 8 से 9 गुना। जैसे अगर उसके पास 200 पोस्ट है तो लगभग 1600 से 1700 लोगों को मेंस लिखवाती है, ठीक है। 8 से 9 गुना मेंस के लिए, और लगभग जो है साथियों 2 से 2.5 गुना किसके लिए बुलाती है, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। कहोगे सर अच्छी बात है। मतलब अगर इस बार अगर 2000 सीट है, इस बार अगर 17वीं बीपीएससी में अगर 2000 सीट है, तो लगभग समझ रहे हो, 2000 का मतलब 2000 गुणे 9 करोगे, 18,000 लोग इस बार मेंस लिखने वाले हैं। कितने लोग, 18,000 लोग मेंस देंगे। और उस 18,000 में से लगभग आपका 4000 से 5000 लोग, 4000 से आपका 5000 लोग इंटरव्यू देंगे। और इन 4000 5000 में से फाइनल सिलेक्शन कितने का होगा, 2000 लोगों का होगा। होगा सर अच्छी बात है। जैसे 68वीं की अगर बीपीएससी की बात करें जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है साथियों, उसमें एक ध्यान समझना, उसमें लगभग 2,70,000 लोग परीक्षा दिए थे। कितने लोग, 2,70,000 लोग परीक्षा दिए थे। और 2,70,000 में से मेंस के लिए अपियर हुए थे 3,444 लोग। किसके लिए अपियर हुए थे, मेंस के लिए अपियर हुए थे। और इन 3,444 में से सिर्फ 1,005 लोग अपियर हुए थे किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। और सीट कितना था, 442 सीट था, 442 पोस्ट थी। तो 442 सीट पे मेंस के लिए, ये 68वीं की बात कर रहे हैं, फाइनल जो आया था 442 पोस्ट के लिए 1,005 लोग इंटरव्यू, मतलब लगभग 2 से 2.5 गुना लोग इंटरव्यू के लिए अपियर होते हैं। तो इस अगर 442 पोस्ट है तब 1,005 आ रहे हैं। हमारा इस बार 70वीं बीपीएससी में साथियों 2000 पोस्ट है, और 2000 पोस्ट के लिए कितने बच्चे आएंगे, लगभग 4000 से 5000 बच्चे इंटरव्यू के लिए आएंगे। और मेंस कितने लोग लिखेंगे, लगभग 18,000 लोग मेंस लिखेंगे इस बार। और यहाँ पे मेंस कितने लिखे थे, सिर्फ 3,444 लोग, क्योंकि पोस्ट यहाँ पे कम थी, पोस्ट सिर्फ 400 थी। इस बार उसकी 5 गुना पोस्ट है, तो 3 गुना 4000 का 5 गुना करोगे तो लगभग 18-20,000 लोग यहाँ भी आएंगे। और 2,70,000 लोग अपियर हुए थे। अभी इस बार फाइनल डाटा आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोग इस बार अपियर हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कुछ डाटा के साथ हम आपको समझाने की कोशिश किए कि आखिर में कितने लोग जो है मेंस में अपियर होते हैं और कितने लोग इंटरव्यू में अपियर होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने 450 नंबर ला दिया तो आप कहाँ चले गए, आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए। किसके लिए, इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए। कहोगे सर इंटरव्यू कितने की होती है, इंटरव्यू होती है साथियों 120 मार्क्स की, 120 मार्क्स की आपकी इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू में साथियों आपको पैनलिस्ट होंगे, आपको पैनल मिल जाएगी कि इस पैनल में आपका इंटरव्यू होगा। आप उस पैनलिस्ट के सामने जाएंगे, आपसे 10 से 15 मिनट में इंटरव्यू चलता है, 10-15 मिनट की। उसमें आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे संबंधित, आपके ज्ञान से संबंधित। नॉलेज टेस्ट आपका हो गया है मेंस में, पीटी में। आपको यहाँ से आपकी पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं। ये इंटरव्यू जो होता है ना साथियों, ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है। यहाँ पे आपकी व्यक्तित्व का यहाँ पे परीक्षण होता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी सोच कैसी है। आपको कुछ ऐसा दे देंगे केस, उसको आपको तुरंत निर्णय लेना होगा, तो वो सब चीजें यहाँ पे टेस्ट करते हैं, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। बहुत ही हायर, मतलब कि कोई रिटायर रहेगा, कोई आयोग में बहुत ही सीनियर पद पे रहेगा, वो सब वहां पे बैठ के इंटरव्यू लेते हैं। और 10 से 15 मिनट में आपकी जांच करते हैं और आपको 120 में से आपको मार्क्स देते हैं। 120 में से 80 मार्क्स, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, किसी किसी को बहुत अच्छा
100 के ऊपर भी मिल जाता है, किसी किसी को नहीं मिलता, 60 नंबर 50 नंबर ही मिलता है। तो आप अगर मान लेते हैं कि आप अगर मेंस में अगर आप 450 नंबर लाए तो आप इंटरव्यू के लिए आ गए। अब इंटरव्यू में आप 120 में से मान लेते हैं 90 मार्क्स लेके आ गए, ठीक है, तो 450 मान लेते हैं कि 460 नंबर आपने मेंस में लाया है और आप जो है मेंस में और इंटरव्यू में पा गए 90, तो आपका कितना हो गया टोटल? 550। आप 550 नंबर टोटल फाइनल मार्क्स लेके आए। अब ये जो फाइनल मार्क्स आपका बनेगा मतलब कि मेंस का और इंटरव्यू का आपका जो मिला के जो भी फाइनल मार्क्स बनेगा, इससे आपकी बनती है क्या? मेरिट। और आपको हम बताएं कि मेरिट क्या होती है। मेरिट अगर 2000 पोस्ट है तो 2000वां जो लड़का होगा, लास्ट से ऊपर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते आएंगे, तो 2000वां लड़का होगा वहां पे उसको रोक देंगे और इसका जो नंबर रहेगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारा कट ऑफ है। ये मेरिट लिस्ट में, मेरिट लिस्ट के ऊपर जो भी बच्चे हैं ये मेरिट लिस्ट में आते हैं और जो 2000वां लड़का रहेगा इसके नीचे जो होगा ये हमारा कट ऑफ हो जाता है कि ये कट ऑफ है, इसके नीचे जो रहेगा उसको बाहर और इसके ऊपर जो रहेगा उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कुछ, हम आपको दिखाने, आपको समझाने की कोशिश किए कि इंटरव्यू और मेंस में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, तो 3 चरणों में एग्जाम हो गया। अब आपका सिलेक्शन तो हो ही गया है, जाइए अब आप इंटरव्यू वो उस पे जाइए, ट्रेनिंग पे जाइए, अब ट्रेनिंग कीजिए। अरे आपको पीटी निकलवा दिए, मेंस निकलवा दिए, इंटरव्यू निकलवा दिए, अब ट्रेनिंग पे जाइए। अब ट्रेनिंग पे आपके जाने का समय आ गया है, ट्रेनिंग पे जाइए। तो साथियों हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है बहुत अच्छे से कि आखिर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है। और अंत में साथियों हम आपको ये भी बताते चले कि अभी भी हमारे पास लगभग 1.5 महीने का समय है। कितने महीने का? लगभग 1.5 महीने का। आज मान के चलो कि अगर आप नवंबर से भी तैयारी, अगर दिवाली मना लो, दिवाली धूमधाम से मना लो, दिवाली के बाद अगर आप नवंबर से भी अगर अपनी तैयारी को शुरू करते हैं 1 नवंबर से, तो आपको मिड दिसंबर में आपका जाके एग्जाम होने वाला है, लगभग 13 दिसंबर को। तो आपके पास लगभग 40 से 45 दिन बचेंगे और इस 40-45 दिन में भी अगर 2-3 दिन निकाल दो तो भी आपके, अगर हम करें एवरेज, अगर 40 दिन में बच रहा है तो आप 40 दिन को डिवाइड करो कि हमको इन 40 दिन में कैसे तैयारी करनी है। अभी हमको मेंस और इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचना है, अभी हमको सोचना है कि प्रीलिम्स हमारा कैसे निकलेगा। और प्रीलिम्स के लिए आपको हमने बता दिया कि क्या रणनीति होनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए किस विषय पे ज्यादा फोकस करना है और प्रीलिम्स के लिए कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए कौन से विषय पे कितना फोकस करना है, ये सारी चीजें हमने समझ गए होंगे। और वो ट्रेंड एनालिसिस से आपको पता चल ही गया होगा कि हाँ किस सब्जेक्ट पे हमको कहाँ ज्यादा फोकस करना है। जैसे हिस्ट्री में हमको मॉडर्न पे फोकस करना है, पॉलिटी पे फोकस, पॉलिटी पे इकोनॉमिक्स पे उतना फोकस नहीं करना है, ज्योग्राफी पे फोकस करना है, करंट अफेयर फोकस करना है, बिहार विशेष पे फोकस करना है, इन सब सारी चीजों पे हमको फोकस करना है। तो साथियों आपने, हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। अपने दिन में साथियों एक रूटीन बना लीजिए, एक दिनचर्या अपनी बना लीजिए कि हमको इतने दिन इतने घंटे पढ़ना है। जैसे एक दिन में हमको 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना है और इस 10 घंटे में आपके पास अगर 40 दिन है तो कितने सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के हिसाब से उस दिन को डिवाइड कर लो। जैसे आपके पास अगर 40 दिन है, अगर आपको पढ़ने के लिए 8 सब्जेक्ट हैं तो एक सब्जेक्ट के लिए 5 दिन डिवाइड कर लो। अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो तो बहुत से बच्चे हैं जो एक एक दिन में 3-3 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उनके लिए अलग स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, रिवीजन के लिए अलग टाइम रख लो और पढ़ने के लिए अलग टाइम रख लो। ठीक है, तो आप एक 5 दिन एक सब्जेक्ट उठाओ और धीरे धीरे उसकी रिवीजन करो। बिहार विशेष को डेली पढ़ो, करंट अफेयर को डेली पढ़ो। ठीक है, और जीएस की जो सब्जेक्ट है वो कोशिश करो कि एक दिन में क्या करें, एक दिन में एक सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो जाए, मतलब 5 दिन में 6 दिन में एक सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो जाए और उसको दिन भर पढ़ो। और उसके बाद बिहार जो स्पेशल है उसको डेली पढ़ो। 45 दिन जो बचा है उसमें डेली बिहार स्पेशल पढ़ो। बिहार की हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का भूगोल, ये सब सारी चीजें डेली पढ़ो। और उसके बाद करंट अफेयर भी डेली पढ़ो 40-45 दिन। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी एग्जाम जो है साथियों बहुत अच्छे से निकल जाएगी। और आप पीटी निकाल लिए ना तो मेंस आपका हम समझा ही दिए निबंध में और GS1 GS2 में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। और ये साथियों बहुत ही आसान आपकी राह हो जाएगी। और आप 2000 पोस्ट बहुत होता है, 2000 पोस्ट कम नहीं होता, बहुत पोस्ट होता है 2000 पोस्ट साथियों पहली बार बिहार के इतिहास में आया है। इसमें लगभग 200 पर पोस्ट जो है ना वो SDM की है, 200 पर DSP की है। तो आप सोचिए कितना पोस्ट है। अगर आप यू बिहार से हैं तो ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप बिहार में जाके बिहार जैसे राज्य में आप नौकरी करें और बिहार को एक अच्छा राज्य, जो अभी गरीबी राज्य से जो जूझ रहा है बिहार, उससे आप बाहर निकालने में आप बिहार को योगदान कर सकते हैं। अगर आप बिहार से बाहर भी रह रहे हैं ना तो आप अपनी तैयारी करके आप कोशिश करो कि हम बिहार में जाके अपनी सेवाओं का योगदान करके
किस तरीके से बिहार को हम वहां से निकाल सकते हैं। और बिहार को, हालांकि बिहार में बहुत अपॉर्चुनिटी है, प्राचीन काल में बिहार बहुत समृद्ध राज्य था। हम आपको समझेंगे जब हम बिहार का इतिहास पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज यही भी आपको बताते चले साथियों लास्ट में, कि हमने कोशिश, अभी तो हमने ये समझाने की कोशिश की, अब हमारा जो अगला टारगेट होगा, हम ये करने की कोशिश करेंगे कि हम बिहार स्पेशल क्लास चलाएंगे। हमने देखा कि बिहार स्पेशल में लगभग 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30-30 क्वेश्चन आ रहा है। तो हम बिहार स्पेशल क्लास चलाने की जा रहे हैं साथियों, हमारी टीम ने डिसाइड किया है। और बिहार स्पेशल क्लास में बिहार की नदियां, बिहार का मतलब बिहार की ज्योग्राफी पूरा पढ़ेंगे, बिहार की हिस्ट्री पढ़ेंगे, बिहार की पॉलिटी पढ़ेंगे, बिहार की इकोनॉमी पढ़ेंगे, और बिहार का एक समग्र अवलोकन, बिहार की बजट, बिहार का आर्थिक विश्लेषण, ये सब सारी चीजें हम आपको यहाँ पे कराने की कोशिश करेंगे शार्ट में, बहुत अच्छे से आपको हम एक एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। आप अगर रिवीजन कर रहे हैं तो फटाफट फटाफट आप हमारे साथ रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वो सब सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे। बिहार साथियों एक समृद्ध राज्य था, है भी। कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से या कुछ ऐसी परिस्थितियों की वजह से बिहार अभी पिछड़े हुए राज्यों में शामिल हो गया है। लेकिन बिहार प्राचीन काल में जब पढ़ेंगे ना बिहार का इतिहास, तो वहां पे जानेंगे कि बिहार बहुत एक समृद्ध राज्य था। और बिहार का पढ़ने में साथियों बहुत ही इंटरेस्ट है, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ के भाषा, सब जो भी सारी चीजें हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आप इस सफर को यहीं से शुरू करते हैं साथियों। हमने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की कि बिहार जो पीसीएस लोक सेवा की जो परीक्षा कराती है, बिहार सिविल सेवा की, आखिर में उसका पैटर्न क्या है। तो आशा करते हैं आज से आप तैयारी को शुरू करेंगे। आप शुरू, अगर आप तैयारी कर दिए होंगे तो आप मेरे साथ रिवीजन करेंगे, और हम जितना हो सकेगा आपके तक वो चीजें, सारी चीजें रखने की कोशिश करेंगे। अगर आप 70वीं बीपीएससी नहीं दे रहे हैं, अगर आप 71वीं बीपीएससी के लिए आप अगर जानना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए वीडियो, ये वाला वीडियो और जो हमारा अगला वीडियो आएगा, वो सब सारी वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। क्योंकि बिहार विशेष, बिहार स्पेशल जो क्लासेज होगी वो तो हमेशा रिलेवेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो इस साल एग्जाम में पूछेगा, अगले साल नहीं पूछेगा। करंट तो हम पढ़ा नहीं रहे, बिहार स्पेशल क्लास है, वो अगले साल के लिए भी रिलेवेंट होगी, तो आप तब भी पढ़ लीजिएगा। और ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न तो अभी यही रहने वाली है जब तक आयोग चेंज नहीं करती। ये भी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप 71वीं बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और जो भी साथियों बिहार की तैयारी करना चाहता है उसके तक हमारी ये वीडियो पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों, अधिक से अधिक लोग जुड़िए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।